Hello बच्चों, this is Jay Ahmed, your physics teacher from Central Public School. In today's lecture, we are going to discuss about different types of graphs which we are going to face in this chapter. In the previous lecture, we studied about how to draw graphs, what is the basic requirement for drawing a graph, what is the procedure for drawing a graph, and we also learned about directional conventions. So we are going to start with the distance time graph, and we are here with some cases of distance time graph. So the first case is when the object is at rest. जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो तो उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या है। मैंने पिछले लेक्चर में बता दिया था एक्सिस को कैसे चुनना है, ग्राफ का प्रोसीजर क्या है। पहले हम एक्सिस ड्रॉ करते हैं, फिर चुनते हैं कि एक्स में क्या कौन सा क्वांटिटी ले और वाई में कौन सा ले। ठीक है, तो एस टी ग्राफ है यानी डिस्टेंस टाइम ग्राफ। टाइम मेरा इंडिपेंडेंट है तो हम लोग एक्स में किसको पुट करेंगे, टाइम को, और वाई में पुट करेंगे डिस्टेंस को। ठीक है, बिकॉज टाइम इज द इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। उसके बाद हम स्केल चुनते हैं, स्केल चुन के फिर प्लॉट करते हैं पॉइंट्स और फिर सबको जोड़ देते हैं। तो पहला हमारा ग्राफ है जो बहुत इजी है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ किसका, जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे हो। जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होगा तो टाइम इंक्रीज होता जाएगा और उसका जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज नहीं होगा, डिस्टेंस उसका हमेशा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट सपोज यहाँ पे 10 मीटर या 20 मीटर पे है स्टार्टिंग से, तो वो हमेशा उसी डिस्टेंस पे रहने वाला है, टाइम पास होते रहे होते रहे होते रहे। तो ये हमारा ग्राफ हो गया। सपोज ये मेरा 10 मीटर है, तो 10 सेकंड के बाद भी 0 सेकंड पे भी ऑब्जेक्ट यही था, 10 सेकंड के बाद भी ऑब्जेक्ट यही था, 20 सेकंड के बाद भी ऑब्जेक्ट यही था, 30 सेकंड के बाद भी ऑब्जेक्ट यही था। तो हमने सारे पॉइंट्स को जोड़ा तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिला। और वो स्ट्रेट लाइन कैसा है, द स्ट्रेट लाइन इज पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। So when a distance time graph is drawn and the graph is a straight line parallel to the time axis, then we say that this graph is for an object which is at rest. ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, बहुत आसान है ये। सेकंड केस है हमारा जब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में हो। यूनिफॉर्म मोशन याद करो, आपने पहले पढ़ा है। यूनिफॉर्म मोशन कोई ऑब्जेक्ट कब शो करता है, जब वो ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम इंटरवल में ट्रेवल करे। तो मैंने एक एग्जांपल लिया है कि कोई ऑब्जेक्ट है जो 0 सेकंड पे 0 मीटर पे था, फिर 10 सेकंड पे 50 पे गया, 20 पे 100 पे गया और 30 पे 150 पे गया। 10-10 सेकंड के गैप पे ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, 50-50-50 का। तो ये हमारा यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल हो गया। अब इसके लिए वही डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, तो हमने वाई में डिस्टेंस लिया और एक्स में टाइम लिया। हमने स्केल चुना और मैंने एक डिवीजन को मान लिया 10 सेकंड एक्स में, और वाई में एक डिवीजन को मान लिया मैंने 50 मीटर। उसके बाद मैंने सारे पॉइंट्स को यहाँ पे प्लॉट किया। ठीक है, और उन पॉइंट्स को जब मैंने जोड़ा तो मेरा जो ग्राफ आया वो इसमें भी एक स्ट्रेट लाइन आया, लेकिन ये वाला जो स्ट्रेट लाइन है हमारा वो पहले वाले से थोड़ा अलग है। पहले वाला हमारा स्ट्रेट लाइन कैसा था, it was a straight line parallel to the time axis, but here this straight line is inclined to the time axis. So when a graph shows an inclination with the time axis, then we say that this graph is for an object which is undergoing uniform motion. ठीक है, तो जब कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में हो तो उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होगा और टाइम एक्सिस से कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा। वो डिपेंड करता है कि उसका मोशन कैसा है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो एंगल भी उसी के हिसाब से होगा। अब इसके बाद यहाँ पे कंसेप्ट आता है स्लोप का, तो वो कंसेप्ट हम पहले समझ लें। यहाँ पे स्लोप क्या होता है, मैं इसको रब कर रहा हूँ, ये आपको समझ में आ चुका है, पहले भी आप लोग ये सब पढ़ चुके हो। तो स्लोप का जो जनरल फॉर्मूला होता है, जो हमेशा लगता है, वो होता है चेंज ऑफ क्वांटिटी अलोंग वाई एक्सिस। वाई एक्सिस में जो भी क्वांटिटी है उसमें जो चेंज हो रहा है, डिवाइड कर देंगे चेंज ऑफ क्वांटिटी अलोंग एक्स एक्सिस। अब चेंज हम निकालेंगे कैसे, डिफरेंस ले लेंगे दो दो पॉइंट्स के। तो अगर किसी ग्राफ का हमें स्लोप निकालना है तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, y2 मतलब कोई दूसरा पॉइंट और उसके पहले वाला पॉइंट, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये स्लोप का जनरल फॉर्मूला होता है, वो किसी भी ग्राफ का स्लोप हो इसी फॉर्मूले से निकल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ डिस्टेंस टाइम ग्राफ के स्लोप को अगर हम देखें तो डिस्टेंस जो y में हमारा है वो क्या है, डिस्टेंस है, और x में क्या है, हमारा टाइम है। ठीक है, तो यहां अगर इसका स्लोप हमें निकालना हो तो स्लोप क्या होगा मेरा, s2 माइनस s1 अपॉन t2 माइनस t1।
यही तो है हमारा, y में s है और x में t है। अब एक बात याद करो आप, ये s अपॉन टी होता क्या है? अच्छा, ये s अपॉन टी होता है स्पीड, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इज नोन एज स्पीड। तो जो हमारा स्लोप है डिस्टेंस टाइम ग्राफ का, वो हमें देता है स्पीड। सो द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स अस स्पीड। ठीक है, स्लोप हम अगर निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं। यहाँ पे मेरा S2, ये सपोज ये दिस इज आवर फर्स्ट पॉइंट, इसको मैंने फर्स्ट मान लिया, इसको 2 मान लिया, इसको 3 मान लिया। तो अगर इस ग्राफ का स्लोप निकालना हो जो कि हमको स्पीड देगा, तो पहले y को माइनस करो। y में हमारा क्या है डिस्टेंस, तो 100 माइनस, तो स्लोप हमने निकाला इस ग्राफ का, तो S2 हमारा 100 है और S1 क्या है मेरा 50, और टाइम हमारा क्या है 20 और 10, 20 माइनस 10 ये आएगा 50 अपॉन 10, दिस इज 5 मीटर पर सेकेंड। किसी भी दो पॉइंट से निकाल सकते हैं हम लोग, 3 और 2 से भी निकाल सकते हैं, इनफैक्ट 1 और 3 से भी निकाल सकते हैं। वहां से देखते हैं निकाल के स्लोप। 3 का पॉइंट हमारा y में क्या है 150, और 1 का पॉइंट y में क्या है हमारा 50। तो हियर 150 माइनस 50 अपॉन 30 माइनस 10, 30 माइनस 10, तो ये हमारा आएगा 100 अपॉन 20, ये फिर से 5 मीटर पर सेकेंड हमारा आ गया। तो हमने क्या देखा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है तो उसका स्लोप हमेशा कांस्टेंट होगा, हमेशा फिक्स होगा। हम कहीं से भी स्लोप निकाले, हम किसी भी जगह से निकाले, इनफैक्ट हम स्लोप इन दोनों पॉइंट्स के बीच से भी निकाल सकते हैं, तो स्लोप का हमारा वैल्यू हमेशा सेम आ रहा है। तो इससे हमने ये देखा कि जब यूनिफॉर्म मोशन हो ऑब्जेक्ट का, और स्लोप क्या देता है हमको स्पीड, स्पीड हमारा कांस्टेंट होगा। ये हमने पढ़ा भी है, यूनिफॉर्म मोशन में किसी भी ऑब्जेक्ट का स्पीड क्या होता है हमारा कांस्टेंट होता है। तो ये हो गया हमारा स्लोप। आई होप आपको स्लोप अच्छे से समझ में आ चुका होगा। ठीक है, तो ये ऐसा ऐसा केस था हमारा जब ऑब्जेक्ट जो हमारा था यूनिफॉर्म मोशन में था, इसकी स्पीड इंक्रीज नहीं हो रही है, स्पीड इसकी कांस्टेंट है। ठीक है, और कहीं से भी स्लोप निकालेंगे हमको वैल्यू वही मिल रहा है। अब आते हैं हम थर्ड केस पे। द थर्ड केस, ये ग्राफ्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ग्राफ्स बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए, क्योंकि ग्राफ्स का इस्तेमाल आगे भी आप साइंस पढ़ोगे तो ग्राफ का बहुत इस्तेमाल होगा। द थर्ड केस इज व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, जब ऑब्जेक्ट हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हो, तो पहला केस क्या हो सकता है? नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है? जब ऑब्जेक्ट का इक्वल डिस्टेंस मतलब अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम इंटरवल में ट्रेवल करे। कभी 10 सेकंड में 50 गया तो उसी 10 सेकंड में कभी 100 गया तो कभी 150 गया। ठीक है, तो एक केस, तो इसमें दो केस बनेंगे। पहला केस ये है हमारा, मैं एक केस ले रहा हूं। सपोज कोई ऑब्जेक्ट था एस अपॉन टी, ठीक है, 0 पे 0 था ये, फिर ये हमारा था 25, चलो 20 मीटर गया ये 10 सेकंड में। टाइम इंटरवल तो हमको सब 10-10 तो सेम लेना है, तो मैंने ये टाइम इंटरवल ले लिया 30 सेकंड। फिर एक इसके बाद ये चला गया एक ही बार 50 मीटर पे, तो शुरू में 10 सेकंड में कितना गया 20, अगले के 10 सेकंड में कितना ट्रेवल किया इसने 30 मीटर, फिर इसके बाद इसने ये 100 पे चला गया। ठीक है, तो क्या हो रहा है हमारा डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है हमारा। ठीक है, तो इसके इसके अगर पॉइंट्स को हम लोग अगर प्लॉट करेंगे तो हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा, इस तरीके से बढ़ता जाएगा ये। तो ये हमारा ग्राफ है। अब यहाँ पे स्लोप हम अभी इसका स्लोप हमको निकालना नहीं पड़ना है, हमको स्लोप निकालना बस उसी वाले ग्राफ का पढ़ना था जो हमारा था पिछला वाला केस यूनिफॉर्म मोशन का। इसका भी स्लोप निकलता है, लेकिन हमारे सिलेबस में वो अभी नहीं है, उसके लिए कैलकुलस की जरूरत है। तो ये अब इसमें क्या है, हम किसी भी दो टाइम इंटरवल में यहाँ पे स्पीड निकालेंगे तो यहाँ पे स्पीड अलग आएगी, यहाँ पे अलग, और हमारा स्पीड इंक्रीज हो रहा है। तो ये हमारा मोशन है कि एक्सेलरेटेड मोशन है, इसमें एक्सेलरेशन है, हमारा ऑब्जेक्ट का स्पीड इंक्रीज हो रहा है तो क्या है एक्सेलरेशन है। इसी में एक दूसरा केस भी बन सकता है, जब ऑब्जेक्ट जो है वो शुरू में ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा हो, बाद में कम 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 करने लगे, तो उसका ग्राफ अगर हम प्लॉट करना चाहेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ, तो वो ग्राफ हमारा कुछ ऐसा होगा। ठीक है, पहले पहले वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा कम टाइम में, फिर उसके बाद उसका उसी समय में उसका डिस्टेंस ट्रेवल जो है वो घटने लगेगा धीरे 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 धीरे।
तो ये वो ग्राफ है हमारा जब इसका स्पीड डिक्रीज कर रहा हो, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है हमारा। तो ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो गए सारे। अब एक क्वेश्चन आप यहाँ देख लो कि अगर आपको ऐसे ग्राफ्स दिए हुए हों, ये हमारा डिस्टेंस है और ये हमारा टाइम है, और ये ऐसे दो लाइंस दे दिए और पूछा कि बताइए कि दोनों में से स्पीड किसका ज्यादा है। हम देख के बता सकते हैं। सपोज ये ऑब्जेक्ट ए था, ये ऑब्जेक्ट बी था, तो जो ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस से जितना ज्यादा एंगल बनाएगा उसका स्लोप ज्यादा आएगा। स्लोप का एक मतलब एंगल भी होता है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है एंगल, ठीक है। जो एक्स एक्सिस से वो ग्राफ एंगल बना रहा है, तो जिस ग्राफ का एंगल ज्यादा है, एंगल किसका ज्यादा है, बी का, तो वी बी विल बी ग्रेटर देन वी ए। ये हमारा यहां से आ गया, ठीक है। तो ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात हो गई। ये सारे पॉइंट्स अगर हम प्लॉट करेंगे तो हमको ऐसा ग्राफ मिल जाएगा। अब इसी में हमारा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, उसको भी देख लेते हैं। अब आपने नोटिस किया होगा कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ में मैंने बस पॉजिटिव एक्सिस ही लिए थे। क्यों क्यों लिए थे, ऐसा क्यों किया था मैंने? एक्स वाला भी पॉजिटिव और वाई वाला, तो एक तो पहले टाइम तो कभी निगेटिव होता नहीं है, तो हमने टाइम एक्सिस पॉजिटिव ही लिया था, निगेटिव नहीं लिया। उसके बाद डिस्टेंस भी एक स्केलर क्वांटिटी है, तो वो तो निगेटिव कभी नहीं होगा, तो उसके लिए हमने बस पॉजिटिव एक्सिस लिया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो हो सकता है, तो उसके लिए निगेटिव भी लेंगे। तो पहला केस वही डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, उसको भी एसटी ग्राफ ही बोलते हैं, एसटी ग्राफ। और पहला इसमें केस क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, जब ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट पे हो, तो उसका ग्राफ कैसा होगा, तो वही सेम। लेकिन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है क्योंकि ये, तो इसमें जो हमारा एक्सिस होगा वो कुछ ऐसा होगा, ये हमारा टाइम एक्सिस हो गया, ये पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट हो गया हमारा, और ये निगेटिव डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है। सपोज हमने इसको ओरिजिन मान लिया और ये राइट साइड हमारा प्लस है और ये राइट साइड हमारा माइनस है, तो जब तक ऑब्जेक्ट ये हम लेफ्ट साइड ये माइनस है, जब तक हमारा ऑब्जेक्ट इस साइड में होगा तब तक हमारा जो हमारा डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है वो ऊपर की तरफ होगा। जैसे ही ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड होगा उसका ग्राफ नीचे होगा। तो सपोज ये ऑब्जेक्ट इस ओरिजिन से राइट में 20 मीटर है और वो उसी रेस्ट पे है, तो उसका ग्राफ ऐसा हो जाएगा। अगर वो ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड था ओरिजिन से, तो उसका ग्राफ नीचे की तरफ हो जाएगा, ठीक है। रेस्ट का ग्राफ हमेशा पैरेलल ग्राफ होता है, एंड द ग्राफ इज पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। ये हमारा हो गया रेस्ट का, ये बहुत इजी है। अब इसका स्लोप आप कैलकुलेट करोगे तो देखो वाई में तो कोई चेंज हो नहीं रहा है और एक्स में चेंज हो रहा है, ठीक है। तो स्लोप का हमारा फॉर्मूला जो था क्या था, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब क्योंकि y में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो y में चेंज क्या है हमारा जीरो, और जीरो अपन कुछ भी करोगे तो क्या आएगा, जीरो। तो इस वाले ग्राफ का हमारा स्लोप जीरो है, जो कि है भी। इसका स्पीड क्या है हमारा, इसमें तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के स्लोप से वेलोसिटी मिलेगा हमको, और इसका वेलोसिटी क्या है, जीरो है। रुका हुआ ऑब्जेक्ट, तो इसमें स्पीड और वेलोसिटी कहाँ होनी है, वो तो जीरो ही होगा, ठीक है। तो द नेक्स्ट वन, इसका नेक्स्ट केस हमारा वही, जब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करे किसी खास डायरेक्शन में। सेकंड केस, तो ग्राफ कैसा होगा, तो अगर वही यूनिफॉर्म वेलोसिटी अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में है अगर ऑब्जेक्ट, ठीक है, इसका इसका डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज होता जा रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमारा ये ग्राफ हो गया। ये अगर वो ऑब्जेक्ट हम सपोज हम हमेशा कन्वेंशन लेते हैं ना जी, ये हमारा अगर डायरेक्शन प्लस वाला है, ये डायरेक्शन हमारा माइनस वाला है, ठीक है। तो अगर जब तक ऑब्जेक्ट हमारा इधर होगा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के केस में, अगर ऑब्जेक्ट उस साइड है तो हमारा हमारा ग्राफ हमेशा ऐसा होगा। लेकिन ऑब्जेक्ट अगर निगेटिव साइड में ट्रेवल करने लगा हमारा, लेकिन इक्वल डिस्टेंस ही ट्रेवल कर रहा है इक्वल टाइम इंटरवल में, तो हमारा ग्राफ कुछ ऐसा होगा, ठीक है। ये भी हमारा यूनिफॉर्म स्पीड ही है या यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोले, मगर ये निगेटिव डायरेक्शन में चला गया ऑब्जेक्ट, और ये हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन में है। लेकिन देखो दोनों का स्लोप क्या है हमारा, एंगल दोनों का कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा है, तो ये हो गया हमारा यूनिफॉर्म मोशन का। और इसका इसका स्लोप कैसा आएगा, कांस्टेंट आएगा, सेम वैल्यू, हमेशा वेलोसिटी फिक्स होगी यहाँ पे। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप हमें क्या देगा, वेलोसिटी देगा, ठीक है। तीसरा केस क्या है हमारा, थर्ड वन इज व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इंक्रीजेज विथ टाइम, जब डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हो, टाइम के साथ इंक्रीज हो धीरे धीरे, तो उस केस का ग्राफ हमने पढ़ा था। ये ग्राफ हमारा ऐसा होता है, डिस्प्लेसमेंट हमारा इंक्रीज हो रहा है टाइम के साथ, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो ऐसे जाएगा,
अगर वही ऑब्जेक्ट अगर निगेटिव डायरेक्शन में है लेकिन उसका डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हो रहा है टाइम के साथ, हमने जो ओरिजिन माना है उसके लेफ्ट साइड चल रहा है ऑब्जेक्ट, तो उसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा। ठीक है, तो ये इसका स्लोप हम निकालेंगे, तो इसकी जो वेलोसिटी है वो हर टाइम पे इंक्रीज हमको मिलेगी। यहाँ पे वेलोसिटी कम होगी, यहाँ पे ज्यादा होगी, यहाँ पे ज्यादा होगी। यहाँ भी वेलोसिटी निगेटिव होगी लेकिन यहाँ पे कम, यहाँ पे ज्यादा, यहाँ पे ज्यादा। ये हमारा हो गया। ठीक है, अब हमारा उसी में अगर ये तो हमारा यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का दूसरा केस। इस वाले में क्या था, हमारा ऑब्जेक्ट का जो हमारा जो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट था वो इंक्रीज हो रहा था टाइम के साथ, लेकिन ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट अगर डिक्रीज हो, सपोज पहले उसका डिस्प्लेसमेंट था 100, फिर हो गया 80, फिर 70, फिर 50, ऐसा हो जाए, तो उस केस में अभी हमने पढ़ा था डिस्टेंस टाइम ग्राफ के केस में, वो ग्राफ कैसा था हमारा, वो ग्राफ ऐसा था। ठीक है, इस तरह का था। और वही अगर निगेटिव में अगर चला जाएगा तो ये हो जाएगा ऐसे, इस तरीके से, इस तरह का ग्राफ हो जाएगा। और इसका स्लोप हमको क्या दे देगा, इसका स्लोप हमको दे देगा वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप हमको वेलोसिटी देता है। बस इस वही सब कुछ सेम है, बस इसमें हमको पॉजिटिव और निगेटिव दोनों दोनों हमको एक्सिस लेना पड़ गया, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो वेक्टर क्वांटिटी है। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर आपने टाइम में निगेटिव क्यों नहीं लिया, तो बेटा टाइम में निगेटिव इसने लिया क्योंकि टाइम कभी निगेटिव हो ही नहीं सकता, आप समय में पीछे जा ही नहीं सकते हो, अभी तो पॉसिबल नहीं है ये, तो हम हमेशा टाइम पॉजिटिव ही लेते हैं। ये हो गया। अब आपको कुछ केसेस दे सकते हैं, ठीक है, उन केसेस को थोड़ा हम देख लेते हैं, स्टडी कर लेते हैं इस पे, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे स्पीड और वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और डेरिवेशन देख लेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन की, अगर पॉसिबल हुआ तो। सपोज आपको दे दिया कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ ड्रॉ कीजिए एक ऑब्जेक्ट का जो t1 टाइम तक रेस्ट पे था, तो ये हमारा t1 टाइम हो गया, इस समय तक ये रेस्ट पे था। ठीक है, उसके बाद से इस ऑब्जेक्ट की जो इसने एक यूनिफॉर्म मोशन एक्वायर कर लिया, किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से ये जा रहा है, तो ये हो गया यूनिफॉर्म मोशन इसने एक्वायर कर लिया हमारा। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, फिर से ये रेस्ट पे आ गया, तो ये उसका ग्राफ हो गया हमारा। फिर हमसे एक क्वेश्चन दिया गया कि एक ट्रेन है, ठीक है, ट्रेन वो हमारा था, शुरू में वो स्टेशन पे था, उसको हमने जीरो मान लिया, तो उस समय वो जीरो पे था, तो उसके बाद उस स्टेशन से उसकी स्पीड जो है वो इंक्रीज होना शुरू हुई, क्योंकि ट्रेन पहले स्पीड उसका जीरो होता है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमको प्लॉट करना है उसी ट्रेन का, ठीक है, टी और ये एस। तो पहले क्या होगा, उसकी स्पीड इंक्रीज होगी, यानी इक्वल टाइम इंटरवल में वो डिस्टेंस ज्यादा ज्यादा ट्रेवल करेगा, तो ये केस हमारा कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का विथ इंक्रीजिंग स्पीड, तो ये हो गया हमारा ये ऐसा ग्राफ। ठीक है, फिर हमसे बोला गया कि कुछ दूर चलने के बाद उसकी स्पीड अब कांस्टेंट हो गई, ट्रेन की स्पीड कांस्टेंट हो गई, तो हमने ये ट्रेन की स्पीड इस तरीके से कांस्टेंट कर दी है ऐसे यहाँ पे। फिर उसके बाद स्टेशन आया और ट्रेन हमारा रुक गया, तो ये रेस्ट पे चला गया। तो ऐसे ही हम ढेर सारे केसेस कर सकते हैं, बहुत सारे केसेस हैं, तो और मैंने पढ़ाया भी है पहले, बताया भी है आपको। तो आई होप ये सारा आपको समझ में आ गया होगा, आज का सारा टॉपिक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट टाइप ग्राफ। आप बुक से या और भी दूसरे जगह से कहीं क्वेश्चन मिले तो उसको करो, और जो डाउट हो मुझसे आप पूछ सकते हो। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।